नमस्कार। मैं हूँ सारिका पंकज। हर रविवार को आपके लिए एक कालजयी रचना लेकर आती हूँ और उसी क्रम में आज जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, उसका नाम है अछूते फूल। और लिखा किसने है? अज्ञे ने। मीरा वायु सेवन के लिए चली जा रही थी, लेकिन उसका सर झुका हुआ था। आंखें जो थीं वो अधखुली थीं और उसका ध्यान अपने आसपास की चीजों की ओर, पथ के दोनों ओर बिखरी हुई और आत्मनिवेदन करती हुई संस्कृत प्रकृति की ओर बिल्कुल भी नहीं था। मीरा की आयु 26 वर्ष की हो गई थी। इन 26 वर्षों में वयस्क हो जाने के बाद मीरा ने अपने कॉलेज के 4 वर्ष पूरे करके बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसके बाद क्रमशः राजनीति में हिस्सा लिया था और यहाँ तक कि जेल भी हो आई थी। सोसाइटी में, सभ्य समाज में भी मेलजोल बढ़ाया था और अपना स्थान बनाया था। बीमा की एजेंसी भी ले रखी थी। कहा जा सकता था कि उसके अपने समाज में सफलता प्राप्त कर ली थी। पुरुषों पर प्रभाव डालने की उसमें कुछ विशेष शक्ति थी। उस शक्ति को प्रतिभा कहें तो अनुचित नहीं होगा। मीरा के हमजोली सभ्यों की भाषा में कहते थे, शी हैज अ वे विथ मेन। अब भी घूमते समय अपना ध्यान आसपास के सौंदर्य से खींचकर अपने ही भीतर समेटे मीरा इसी बात को सोच रही थी, जहां तक उसकी याद जाती थी अपने पिछले 10-1 वर्षों में, जब से उसने होश संभालकर आत्मनिर्णय का अधिकार पाया और विद्यार्थी समाज के स्वच्छंद वातावरण में पैर रखा। तभी से उसे एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला था जो उसके संपर्क में आया हो और अप्रभावित रह गया हो। पुरुष आते थे, कोई झुककर, कोई अकड़कर, कोई लोलुप भाव से, कोई कठोर उपेक्षा से भी आता था, लेकिन फिर भी मानो उन पर कोई सम्मोहिनी सी छा जाती थी। मानो उनके पंख भीग जाते थे और फड़फड़ाना बंद हो जाता था, या यूं कहें कि किसी फैंसी नस्ल के पालतू कुत्ते की तरह वह मीरा के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चल पड़ते थे। मीरा उनसे खेलती थी, उन्हें नचाती थी, उनसे काम भी लेती थी। कुत्तेपन के कारण वह सेवा भी करते थे, यद्यपि फैंसीपन के कारण वे मुंह लगे भी होते थे और मानो थोड़ी सी दुलार पुचकार के भूखे भी। मीरा इस बात को जानती थी और इसकी अनदेखी भी बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन इतना होने पर भी मीरा ने पुरुषों से एक विशेष दूरी कायम की थी, एक अलगाव स्थापित कर रखा था। इतने पुरुषों के संपर्क में आकर, उनसे मिलजुल कर, उनसे मिक्सअप करके भी वो अछूती रह गई थी। अछूती ही नहीं, अस्पृश्य भी। उसे इसका अभिमान भी था। स्त्री के लिए पुरुष समाज में आकर भी उससे बचे रहना एक बड़ी बात होती है, और फिर भारत के नव संस्कृत समाज में, जिसमें कि आचार के पुराने शास्त्र नष्ट हो गए हैं और नए स्टैंडर्ड्स बन ही नहीं पाए हैं, स्त्री के लिए अपने शील की रक्षा करते हुए चलना तो बहुत ही बड़ी बात है। मीरा ने यही महान कार्य बड़ी सफलता से किया था और उसका अभिमान अनुचित नहीं था। इसी समय टहलने के लिए घर से निकलकर पैदल घूमती हुई मीरा इसी बात पर विचार कर रही थी। मन ही मन एक एक करके उन लोगों को गिन रही थी जो उसकी अर्दली में आए थे, जो उसके जीवन की रंगशाला में अपना पार्ट अदा कर रहे थे। कोई नाच कर, कोई झल्ला कर, कोई हंस कर, कोई रूनी सूरत बनाकर, और जिन्हें एक एक करके उसके मंच पर से हटा दिया था। अवश्य में वो अपनी सफलता के लिए अपने आप को ही बधाई दे सकती थी। कीच में कमल की उपमा शायद एक अनुचित डींग हो सकती है, लेकिन वो अपनी तुलना उस मधुमक्खी से अवश्य कर सकती थी जो भांति भांति के फूलों का रस लेकर मधु संचय करती है, पर अपने पंख कभी उसमें लिपटाने नहीं देती। यही सब सोचती हुई मीरा टहलने चली जा रही थी, लेकिन वो प्रसन्न बिल्कुल नहीं थी। वो अपने आप को बधाई देती जा रही थी, लेकिन उसका मन मुरझाया हुआ था। उसके बधाई के शब्द मानो अर्थहीन थे। वो उन्हें दोहरा दोहरा कर भी उनसे जरा सा संतोष या आनंद नहीं खींच पाती थी। उसके पैर पथ पर क्रमानुसार पड़ते जा रहे थे। यही उसका टहलना था। मीरा का रास्ता पूर्णतया निर्विघ्न नहीं था। सांझ घिरती आ रही थी और अधिकांश सैर करने वाले, मुख्यतः बूढ़े, औरतें, बच्चे, अपने अपने घर, घोंसलों की ओर चल दिए थे।
फिर भी जब तब उस संकरी सड़क पर कोई साइकिल पर सवार नवयुवक सैलानी आ निकलता और मीरा के पास से सर्राता हुआ निकल जाता, तब मीरा को चौंक कर एक ओर हटना पड़ता। उस ढंग के सैलानी प्रायः बिना रोशनी के घर से निकलते हैं और फिर वक्त तंग पाकर खूब तेजी से घर की ओर साइकिल दौड़ाते हैं। घंटी बजाना या ब्रेक लगाना उनके लिए महापाप का गौरव प्राप्त कर लेना है, और जो जरा और मंचल होते हैं वह हैंडल को हाथ से छूना भी अनुचित समझते हैं। तब एक अवस्था ऐसी आती है कि सतयुग से हमारा युग बढ़ता जाता है। सतयुग में लोग परलोक की तलाश में फिरते थे और वो लभ्य नहीं होता था। अब परलोक ही मुंह बाए फिरता है और पैदल चलने वाले लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ये बात नहीं थी कि मीरा को इस ढंग के लोगों पर क्रोध आता हो। साहसिक वृत्ति उसमें पर्याप्त मात्रा में थी और खतरे का नशा वो खूब पहचानती थी। लेकिन उस समय उसे अकारण क्रोध हो आया था। वो भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी। उसके मन में बार बार एक खुजली सी उठती थी कि किसी से कठोर व्यवहार कर ले, किसी से लड़े, बुरी तरह पेश आए, किसी को चोट पहुंचाए, किसी चीज को बिगाड़ दे। मगर क्यों, किसे, कैसे, ये सब उसके आगे स्पष्ट नहीं था। पर उसका मन मनुष्य मात्र के प्रति एक तीखी अप्रीति से लबालब भर रहा था और छलका पड़ता था। सामने से जो लोग साइकिलों पर आते, मीरा घूर कर उन्हें देखती। जो कुरूप होता वो उसके रोष से बच जाता, लेकिन औरों पर वह दृष्टि ऐसी पड़ती मानो उन्हें भस्म कर डालेगी। प्रत्येक ऐसे आगंतुक के साथ उसका रोष बढ़ता ही जाता। अंत में एक अवस्था ऐसी आई कि उसका इस सुलगते हुए अप्रीति भाव को दबाना असंभव हो गया और वो मानो कार्य में परिणत होकर फूट निकलना चाहने लगा। दूर से ही साइकिल की घंटी सुनकर मीरा को चौंकी। फिर उसने पथ पर से एक छोटी सी टूटी हुई डाल उठा ली। सामने ही सड़क का मोड़ था। शायद इसलिए आते हुए साइकिलिस्ट ने घंटी बजाई थी। धुंधलके में मीरा उसे तब तक न देख सकी जब तक कि वो बहुत ही पास न आ गया। तब एकदम से उसने एक छोटी सी डाल साइकिल के पहिए की ओर फेंक दी। साइकिल तीव्र गति से जा रही थी। डाल की लकड़ी पहिए की सलाइयों में अड़ गई। साइकिल लड़खड़ा गई और एकदम से रुक गई। सवार उस पर से उछलकर 6-7 फुट दूर जाकर औंधे मुंह गिरा। एक बांह से उसने शायद अपना मुंह बचाया था, पर उसका सिर सड़क के किनारे के एक पेड़ से टकरा ही गया। साइकिल क्षण भर में बिना सवार के ही खड़ी रही, फिर कुछ इंच आगे सरक कर एक ओर गिर गई। विद्युत गति से हो जाने वाली इस घटना की पहली प्रतिक्रिया मीरा के मन में एक तीव्र आनंद के रूप में प्रकट हुई। वो आनंद जो विजय के बाद होता है, जब बहुत दिनों की अनेक असफलताओं के बाद एक दिन यकाएक सफलता मिल जाती है। एक दूसरे ही क्षण उसने जाना कि वो उल्लास जीत का नहीं है, कुछ काम कर लेने का भी नहीं है। उल्लास का कारण तो ये है कि अब सामने कुछ काम करने को है। कैदी को जब मुक्ति मिलती है तब एक तरह का आनंद उसे होता है, पर इस समय मीरा को आनंद हो रहा था जैसे कि बहुत दिनों से काल कोठरी में निकम्मे पड़े हुए कैदी को उस समय होता है जब उसे मशक्कत दी जाती है, फिर वो चाहे पत्थर कूटना हो या जगाई या कोल्हू ही क्यों न हो। मीरा लपक कर उस आदमी के पास पहुंची। वो सड़क पर फैला हुआ पड़ा था। उसके शरीर में किसी तरह की गति नहीं थी। मीरा ने कलाई पकड़कर देखा, वो नब्ज भी नहीं पा सकी। उसने युवक का सिर उठाया। वो भारी जान पड़ा और एक ओर लुढ़क गया। तब मीरा एकाएक घोर चिंता से सिहर उठी। आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखने लगी, कभी युवक की ओर, कभी साइकिल की ओर, कभी अपने उस हाथ की ओर जिसने वो डाल पहिए में अटकाई थी। बहुत शोर के बाद अगर यकाएक मौन हो जाए तो हमारे भीतर से ही मानो कोई चीख उठता है और नीरवता नहीं होने पाती। मीरा के भीतर भी कोई यकाएक पुकार उठा कि सड़क पर कोई नहीं है, आसपास कहीं कोई नहीं है। सैर का समय खत्म हो गया है और बरसों बाद अब मीरा की नई शिक्षा उसके काम आई। उसने बिना किसी प्रकार के संकोच या झिझक के उस बिल्कुल अजनबी नवयुवक को घुमाकर सीधा किया और ओ लॉर्ड कहते हुए बाहों में उठा लिया। बोझ बहुत काफी था, लेकिन परिताप में दानवी शक्ति होती है। लगभग 1.5 फरलांग चलकर मीरा एक चौराहे पर पहुंची जहां एक बेंच पड़ी हुई थी।
मीरा ने हुफ कहकर युवक को उस पर डाला, फिर कुछ बढ़कर एक तांगे वाले को पुकारा और उसकी मदद से युवक को तांगे में लाद कर कहा, कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन। अस्पताल के दुर्घटना वार्ड के बाहर के बरामदे में मीरा बैठी है। उसे वैसे ही बैठे हुए लगभग पौन घंटा हो गया है। बेंच पर वो बिल्कुल सीधी बैठी है, मुख पर जरा भी मलिनता नहीं, किसी तरह की गति भी नहीं है। वो आंख भी नहीं झपकाती है, लेकिन इतने काल का वो निश्चल तनाव ही प्रकट करता है कि उसके भीतर कैसी अशांति भर रही है। मीरा मानो अपने नाड़ी स्पंदन के साथ ताल देती हुई गिनती जा रही है, प्रति सेकंड कितनी और देर होती जा रही है। आखिरकार डॉक्टर ने आकर आश्वासन देते हुए कहा, अब कोई चिंता की बात नहीं है। क्या? डॉक्टर ने अपने स्वर में कुछ घनिष्ठता, कुछ वात्सल्य लाकर पूछा, आपके कोई संबंधी हैं क्या? मीरा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, सड़क पर एक दुर्घटना हो गई, वहीं पर। डॉक्टर ने कुछ बदले हुए दैनिक व्यवहार के यद्यपि अब भी दया भरे स्वर में कहा, कोई फिक्र नहीं, बच जाएगा। मीरा बेंच पर से उठकर एकदम से चल दी। डॉक्टर की विनयपूर्ण प्रशंसा को स्वीकार करने या सुनने के लिए भी वो नहीं रुकी। आपकी सहृदयता। और मीरा जा चुकी थी घर। मीरा लौटकर सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई और धड़ाके से द्वार बंद कर लिया। खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की खुली थी, आधी दूर तक लगा हुआ रेशमी छींट का पर्दा हल्का हवा के झोंके से मदमाता सा झूम रहा था, कभी भीतर की ओर, कभी बाहर की ओर। दूर घने नीले स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा को याद आया, जब उसने घोर आकांक्षा से भरकर उस बेहोश युवक की बंद पलकों को खोलकर भीतर झांका था, तब उसमें का स्वाभाविक आलोक बुझा हुआ सा था। आत्मा के द्वार बंद नहीं हुए थे, पर उनके आगे एक छीना पर्दा सा छाया हुआ था। उस फीके पड़े हुए चेहरे में वो जबरदस्ती खोली हुई आंखें ऐसी लगती थीं मानो, लेकिन वो नहीं चाहती उस युवक की बात सोचना। उसे क्या है अब उस युवक से? वो उसे अस्पताल पहुंचा कर आई है, वो ठीक है, अब मर तो नहीं जाएगा। लेकिन उसका चेहरा मीरा की आंखों के आगे घूमने लगा। नहीं, मीरा ने अपने होंठ जरा सा काट लिए। वो नहीं देखेगी वो चेहरा, वो पीड़ा से सिकड़ा हुआ चेहरा वो बिल्कुल नहीं देखेगी। लेकिन क्या नहीं देखेगी? ये दोहराते हुए तो वो बार बार उसे देखती ही जा रही थी। उसने फिर होंठ काट लिए, मुट्ठियां घोंट ली। एक मुट्ठी में अभी तक वो फूल दबा हुआ था जो उसने टहलते समय राह के किनारे लगी क्यारी से तोड़ लिया था। अब वो उसे मुट्ठी में ही लिए हुई थी। मीरा का शरीर ढीला पड़ गया, उसका देर का संचित तनाव मिटने लगा। वो स्थिर अनदेखती दृष्टि से उस फूल की ओर देखने लगी। मुरझाया हुआ, कुचला हुआ, गर्मी और पसीने और दबाव से अपनी सफेदी खोकर काला पड़ा हुआ फूल। उसे अपनी डींग याद आई। पंख में पंकज तो नहीं, पर हाँ, वो मधुमक्खी अवश्य जो अपने संचित किए हुए मधु में अपने पंख नहीं लिपटाती, फंसती नहीं, मुक्त ही रहती है, अछूती, अस्पृश्य। अब उसने फिर अपने होंठ काट लिए। अब की बार कुछ भुलाने के लिए नहीं, इस बार केवल उस एक शब्द के उच्चारण को रोक देने के लिए जो उसकी सारी विदेशी शिक्षा और सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ बनकर उसके होंठों तक आया था। तब यकाएक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, शब्दहीन लेकिन बड़े बड़े गोल गोल आंसू। हिंदी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकारों में शुमार अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में हुआ था। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे था। आपने कवि, शैलीकार, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य को इस कदर प्रभावित किया कि देश के सर्वाधिक तर्कशील वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक लेखकों में शुमार किए जाते हैं। अज्ञे ने अछूते फूल शीर्षक वाली ये कहानी अगस्त 1937 में पंजाब के गुरदासपुर में लिखी थी। हम हर रविवार को आपके लिए कालजयी कहानियां लेकर लगातार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसे जरूर सुनते होंगे। अगर आपको अपने पसंद की कोई कहानी सुननी है जो अब तक हमने नहीं पढ़ी हो, आप जरूर हमें सूचित करें।
सूचना के लिए आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कहीं भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप जिस कहानी को अपनी पसंद बनाएंगे, हम उसे जरूर आप तक इस शैली में लेकर आएंगे। अगले रविवार को अगली कालजयी कहानी के साथ उपस्थित रहूंगी मैं, सारिका पंकज। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।